आईएएस जन पर आपका स्वागत है। हम यहाँ पे एक स्पेशल प्रोग्राम चला रहे हैं यूपी पीसीएस का, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का। उसमें सेक्शन वाइज हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। इसमें कई सेक्शन को हमने कवर कर लिया। आज का जो टॉपिक है वो सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका यहाँ पे डिस्कशन और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पूरा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे ह्यूमन वैल्यू से रिलेटेड है। तो मानवीय वैल्यू जो होता है के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहला देखा जाए स्टेटमेंट है जो असर्शन बोला जाता है, इसे मानवीय मूल्य का स्वरूप समय, समाज तथा मान्यताओं के अनुसार बदल सकता है, किंतु उनका मूल्य स्वरूप जो कोर नेचर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, सात्विक, तात्विक होगा, फंडामेंटल होगा, सात्विक बोलते हैं, या मतलब शाश्वत इटर्निटी होता है, वो हमेशा होता है। यानी कि देखा जाए जो ह्यूमन वैल्यू होते हैं उसमें परिस्थिति और एक्सटर्नल फैक्टर कोई भी चेंज हो, लेकिन जो कोर प्रिंसिपल होता है वो इटर्नल जो चीज़ होता है सदा शाश्वत रहता है, यानी कि यूनिवर्सल रहेगा। या कह सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में सत्य हो गया, करुणा हो गया, ईमानदारी हो गया और जस्टिस हो गया, और मतलब सेवाएं हो गए, और कह सकते हैं मूल्य हर युग में एक समान रूप से रहते हैं। तो ये पहला स्टेटमेंट जो असर्शन का है ये तो सही है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे रीजन जो है इसका कारण, तो भारतीय मनीषा जो मतलब इंडियन फिलॉसफी बोलते हैं में मानवीय मूल्यों ह्यूमन वैल्यू को केवल, यहाँ पे केवल आ गया तो एक तरह से गलत ही हो जाता है सोशल चीज़ों में, तो केवल सैद्धांतिक थ्योरेटिकल विषय माना गया है तथा उसका व्यवहारिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। तो ये रीजन यहाँ पे गलत हो जा रहा। तो अगर रीजन गलत हो जाता है तो हमें यहाँ सी ऑप्शन मिल जाता, जो असर्शन यहाँ पे सही है और रीजन गलत है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें हमें क्या सिखाता है, मूल्य आधारित जीवन पर बल देता है, जैसे सत्य, सेवा, करुणा, त्याग, और भारतीय नैतिक जो इंडियन इथिकल के प्रमुख आधार माने जाते हैं। तो इंडियन फिलॉसफी केवल थ्योरेटिकल नहीं है, एक प्रैक्टिकल लाइफ भी एक तरह से है, तो इसलिए यहाँ पे रीजन क्या होगा, गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अलग अलग भी बन सकते हैं और मैचिंग टाइप से भी बन सकते हैं, जिससे यहाँ पे सही होने के चांसेस रहते हैं मैचिंग टाइप में। क्योंकि हमें जैसे सोशोलॉजिस्ट हो गए, समाजशास्त्री, साइकोलॉजिस्ट हो गए, और भी जो मतलब सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो गया, इसी तरह से उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन करने से आपको सही रहेगा। जब से यहाँ पे समाजशास्त्री दिया है और सामाजिक नियंत्रण का वर्गीकरण जो है, इससे आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो सबसे पहला देखा जाए समाजशास्त्री आते हैं E.A. रॉस। E.A. रॉस किससे रिलेटेड है, तो E.A. रॉस देखा जाए कि ये ज़्यादातर सामाजिक कंट्रोल की बात कहे को एक तरह से उपकरणों की प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ डिवाइस कहा। इन्होंने एक तरह से जो सामाजिक नियंत्रण है, जैसे इधर सामाजिक नियंत्रण का वर्गीकरण दिया है, तो सोशल कंट्रोल एक कह सकते हैं डिवाइस इन्होंने कहा। तो यहाँ पे E.A. रॉस यहाँ मैच हो जाएगा किससे, तीसरे से, यानी कि उपकरणों की प्रणाली से मैच हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे दिया है C.H. कूले और E.L. बनाई और C.H. कूले दिया है। तो E.L. बनाई और C.H. कूले ने बेसिकली समाज जो सोशल कंट्रोल होता है, सामाजिक नियंत्रण को एक कॉन्शियस या अनकॉन्शियस नियंत्रण में विभाजित किया था। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस नियंत्रण में विभाजित किया था। तो यहाँ पे E.H. कूले और E.L. बर्नार्ड हो गया, C.H. कूले और E.L. बर्नार्ड, ये कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस कंट्रोल बताया। संचेत और अचेत नियंत्रण किसने दिया, ऐसे पूछा जा सकता है, C.H. कूले और बर्नार्ड ने दिया था। तीसरा है कार्ल मानहीम यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी में बहुत फेमस है। तो कार्ल मानहीम ने प्रत्येक
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण सोशल कंट्रोल का वर्गीकरण किया, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल नियंत्रण को किया, तो ये सी का 4 हो जाएगा। किम्बल यंग ने क्या किया? किम्बल यंग ने पॉजिटिव और निगेटिव कंट्रोल बताया, पॉजिटिविटी बताया और निगेटिविटी बताया। पॉजिटिविटी जैसे अवार्ड वगैरह देना, निगेटिविटी में क्या हो गया जैसे पनिशमेंट वगैरह, इम्प्रिजमेंट वगैरह देना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। आपका बी कौन सा मिल रहा है इसमें? सोशल कंट्रोल वाले में ए मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3rd नंबर के क्वेश्चन में। ये भी देखा जाए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है सामाजिक नियंत्रण जो सोशल कंट्रोल के उद्देश्य एवं महत्व, ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब ऑब्जेक्टिव और उसके इम्पोर्टेंस बताना है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला देखा जाए, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में विचलित व्यवहार जो डेविएंट बिहेवियर होता है करने वाले को कठोर दंड देना। तो देखा जाए यहाँ पे फिर से आ गया कि केवल आप मतलब विचलित होने वाले को कठोर दंड देना। तो ऐसा नहीं है कि कठोर दंड देना ही इसका मेन मकसद होता है, बल्कि समाज में व्यवस्था, अनुशासन और स्थिरता लाना भी होता है, यानी कि ऑर्डर, डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी मेन फिक्स करना एक तरह से। पनिशमेंट एक दूसरा है, पनिशमेंट के बेस पे ही किया जाता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखा जाए, यह समाज के सदस्यों के व्यवहार में एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी एवं निरंतरता, कंटिन्यूटी लाता है। ये बात सही है कि दूसरा क्योंकि सामाजिक नियंत्रण जो सोशल कंट्रोल होता है में व्यवहार की समानता, यूनिफॉर्मिटी और निरंतरता, कंटिन्यूटी लाने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। तीसरा देखा जाए, यह सांस्कृतिक कल्चर एवं विरासत, हेरिटेज को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाने का माध्यम भी है। सोशल कंट्रोल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सोशल वैल्यू और कल्चर और ट्रेडिशन पहुंचाने का कारण, ये भी बात सही है। तो तीसरा भी सही हो गया। तो ऑप्शन आपको 2 और 3 सही करना है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सोशल कंट्रोल ये 1901 में लिखा गया पुस्तक है और E.A. रॉस ने लिखा था। उस पुस्तक का नाम पूरा था सोशल कंट्रोल ए सर्वे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर। ये यहाँ पे सर्वे लिखना उचित है कि यहाँ पे देखा जाए लिखा है ए स्टडी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर। तो ये सर्वे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर था। उन्होंने सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल को समाज में व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रक्रिया एवं मीन्स का समूह बनाया, और यही यहाँ पे E.A. रॉस सही है, इसमें E.A. रॉस हो जाएगा। तो सोशल कंट्रोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? E.A. रॉस ने लिखा था। इम्पॉर्टेंट है। तो आप चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पे। अब 5 नंबर के क्वेश्चन पे देखा जाए, यहाँ पे सत्ता, पावर की प्रकृति, नेचर के आधार पर सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल और राजतंत्री यानी एट्रीब्यूटेशन एवं प्रजातंत्र जो डेमोक्रेटिक वर्गीकरण किसने किया था? ये वर्गीकरण देखा जाए लापियर ने किया था। ये वर्गीकरण लापियर ने देखा जाए यहाँ सामाजिक शास्त्री थे ने सत्ता, पावर की प्रकृति के आधार पर सामाजिक नियंत्रण को राजनीतिक यानी कि अथॉरिटियन कंट्रोल तथा प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्रोल में विभाजित किया। मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो यहाँ पे अथॉरिटियन थे कंट्रोल जो राजतंत्री होता है, अथॉरिटियन कंट्रोल। अब अथॉरिटियन कंट्रोल में क्या होगा कि इसमें ज़्यादातर क्या होगा, फेयर, पनिशमेंट, दंड देना, पावर इस पे आधारित है। दूसरा जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल है उसमें कंसेशनेस होता है, मतलब सहमति होता है, सहमति कंसेशनेस बोलते हैं। और दूसरा सहभागिता, पार्टिसिपेशन और पब्लिक ओपिनियन होता है। यही 2 पार्टों में यहाँ पे लैपियर जो सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिवाइड किया था। पावर को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक अथॉरिटियन कंट्रोल, दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए कार्ल मानहीम के बारे में पूछा जा रहा है। कार्ल मानहीम द्वारा प्रतिपादित अप्रत्यक्ष नियंत्रण जो इनडायरेक्ट कंट्रोल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कार्ल मानहीम
के अनुसार जो अप्रत्यक्ष जो कंट्रोल होते हैं, इनडायरेक्ट कंट्रोल, उसमें देखा जाए यह व्यापक सामाजिक वातावरण यानी सोशल इन्वायरमेंट संस्थानों, इंस्टीट्यूशन एवं समूहों द्वारा लगाया जाता है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो देखा जाए कार्ल मानहिम के अनुसार जो है कि डायरेक्ट कंट्रोल जो होता है फैमिली, फ्रेंड और टीचर होता है, और इनडायरेक्ट जो होता है समाज के संस्थाएं हो गए, जिसमें इंस्टीट्यूशन हो गया, सोशल इन्वायरमेंट हो गया, रिलीजियस हो गया और एजुकेशन हो गया, पब्लिक ओपिनियन हो गया, ये सब रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए फिर किम्बाले यंग के बारे में के अनुसार जो सम्मान, हॉनर और पदक, जो मेडल और पुरस्कार प्राप्त होना किस प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है, सोशल कंट्रोल है। तो देखा जाए एक तो हमने अभी पढ़ा था कार्ल मानहिम के अनुसार, दूसरा यहाँ पे किम्बल यंग के अनुसार है। तो इनके अनुसार दो तरह के इन्होंने बताया था, एक पॉजिटिव कंट्रोल, एक निगेटिव कंट्रोल। ठीक है, तो पॉजिटिव कंट्रोल में जैसे आपको पुरस्कार देना, हॉनर और प्रशंसा करना, पदक और मतलब डिजायरेबल बिहेवियर जो होता है उसको बताया गया। दूसरा देखा जाए निगेटिव कंट्रोल है, जो मतलब पनिशमेंट हो गया, फाइन हो गया, इम्प्रेजमेंट हो गया, अनडिजायरेबल बिहेवियर ये रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि सकारात्मक नियंत्रण और पॉजिटिव कंट्रोल होगा। ये सब हॉनर, पदक और पुरस्कार और प्रशंसा करना, ये सब सोशल कंट्रोल में किम्बल के अनुसार क्या है, ये पॉजिटिव नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के। 8 नंबर के क्वेश्चन में भी क्या है, मैजिक टाइप का क्वेश्चन है। तो मैजिक में क्या है, यहाँ पे समाजशास्त्री है और सिद्धांत विचार है। तो सबसे पहला यहाँ पे अगस्त काम्टे हैं। अगस्त काम्टे देखा जाए किससे रिलेटेड है, तो अगस्त काम्टे ने 3 अवस्थाओं का नियम यानी कि लॉ ऑफ 3 स्टेज प्रस्तुत किया था। तो इसमें देखते हैं लॉ ऑफ 3 स्टेज कौन होगा, यहाँ पे सेकंड वाला लॉ ऑफ 3 स्टेज हो गया। दूसरा यहाँ पे है ओसवाल्ड स्पेंगलर है। ओसवाल्ड स्पेंगलर ने बेसिकली जो समाज एवं सभ्यता होता है यानी सिविलाइजेशन की तुलना जीव ऑर्गेनिज्म से किया था। इन्होंने मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म सोसाइटी का तुलना को ऑर्गेनिज्म से किया था। ए का 4 हो जाएगा यहाँ पे, बी का 4। और अर्नोल्ड टायनबी जो थे, इनका देखा जाए जो चुनौती एवं प्रस्तुति यानी चैलेंजर एंड रिस्पॉन्स का सिद्धांत था। चैलेंजिंग एंड रिस्पॉन्स कौन हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। और यहाँ पे विल्फ्रेड पेरेटो हैं। विल्फ्रेड पेरेटो ने एक तरह से अभिजात वर्ग का चक्रीय आवागमन यानी कि सर्कुलेशन इलाइटीज नामक यहाँ पे दिया था इन्होंने। ठीक है, तो आपको मैच करना है, ए का 2 हो गया। ठीक है, और ए का 2 और बी का 4 हो जाएगा, सी का फर्स्ट और डी का 4 तो पहला ऑप्शन हो गया। तो आपको याद रखना है, इसलिए ये मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि ऑगस्टे कॉन्टे ने बेसिकली लॉ ऑफ 3 स्टेज दिया था, और स्पेंगलर ने यहाँ पे सोसाइटी एंड ऑर्गेनिज्म दिया था। जैसे यहाँ ओसवाल्ड ओ से आप मैच कर सकते हैं। और टायनबी क्या थे, इन्होंने चैलेंजर एंड रिस्पॉन्स के बारे में बताया था। और यहाँ पे पेरेटो ने सर्कुलेशन ऑफ इलाइटीज यहाँ पे विचार प्रस्तुत किया था, थ्योरी प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सोशल चेंजेस के प्रभाव के संदर्भ में विचारों यानी कि थिंकर एवं उनकी अवधारणाओं कॉन्सेप्ट का सही मिलन करिए। तो देखा जाए इसमें मैच करते हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे आते हैं कार्ल मार्क्स के देखा इंडस्ट्रियल सोसाइटी से रिलेटेड थे यानी कि औद्योगिक समाज से रिलेटेड थे। इसमें उन्होंने अलगाववाद की बात किया था, मतलब एलिनिएशन की अवधारणा दिया था। तो अलगाववाद आपका फर्स्ट का यहाँ पे 4th हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स का है। दूसरा यहाँ पे फर्निड और टॉर्निज जो है, इन्होंने बेसिकली पारंपरिक समाज और से आधुनिक समाज यानी कि जिमनी कॉफ्ट से लेके यहाँ जिसलन कॉफ्ट तक इन्होंने बताया कि यहाँ जिमनी कॉफ्ट से और जिसलन कॉफ्ट, इसका मतलब होता है कि आप जो पारंपरिक समाज है, पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज की तरफ बढ़ना। जैसे यहाँ पे दिया है पारंपरिक से आधुनिक की तरफ बढ़ना। ठीक है, उसके बाद सी वाला मैक्स वेबर है।
मैक्स वेबर के अनुसार जो तर्क संगत यानी कि रेशनलिटी पर बल दिया, इन्होंने रेशनलाइजेशन यानी कि तर्क संगत पे यहाँ पे बल दिया। तर्क संगत मतलब कि आप जो रेशनलाइजेशन सोच है, जो तार्किक आपकी सोच है, उस पर बल दिया। इसके 3D वाला यहाँ पे दुर्खिम आते हैं, इमानुएल दुर्खिम ने बेसिकली यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी यानी कि जो समय वही क्या है, सॉलिडरिटी एकता, वही उसी पे बल दिया, अवधारणा उसी को दिया। यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की अवधारणा किसने दिया था, ऐसा पूछा जाए तो आपको दुर्खिम आएंगे। तो अगर मैच करेंगे तो आपका ये ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10th नंबर के। अब 10th नंबर के क्वेश्चन में है कि चक्रीय सिद्धांत जो साइक्लिक थ्योरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें देखा जाए सबसे पहला दिया है, यह सिद्धांत मानता है कि सामाजिक परिवर्तन जो सोशल चेंज होते हैं सदैव सीधी रेखा में चलते हैं। यहाँ पे साइक्लाइजेशन की बात कर रहे हैं और सीधी रेखा यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कोई यहाँ पे मैच नहीं है कि अब सीधी रेखा में नहीं चलता है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा देखा जाए, इसके अनुसार जो समाज विभिन्न चरणों स्टेज से गुजरने के बाद पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति इनिशियल स्टेज की ओर लौट जाता है। ऐसा होता है, आप देखते हैं कि कोई भी फैशन आता है फिर से लौट के वो पुराना वाला फैशन आ जाता है। तो इसी तरह से आप देखते होंगे कि मतलब कोई एक तरह से साइक्लिक है, पहले पुराने वाले नया हो जाता, नया वाला पुराना हो जाता। फिर थर्ड देखिए यहाँ पे, जो पीटरनिम सोरकिन के अनुसार सांस्कृतिक कल्चर और इंद्रिय पूरक यानी सेन स्टेज जो है विचारात्मक आइडिएशनल चरणों के बीच घूमती रहती है। मतलब इन्होंने पीटरियम सोरकिन ने क्या बताया कि इंद्रिय परक सेंसेशन और यहाँ पे विचारात्मक सेंसेशन के रूप में ही पूरा घूमती रहती हैं। इंद्रियां और विचार के बीच में, इंद्रियां विचार के रूप में इन्होंने बताया था। तो यहाँ पे ये इंद्रियां और विचार के बीच में पूरा सोशल चक्र चलता है, किसने दिया था, तो यहाँ पे सोरकाइन ने दिया था। और मतलब यहाँ पे तो ये वाला ऑप्शन इस तरह से मिल ही गया, तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड सही होगा। इसके बाद आते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन पे, और ये इमानुएल दुर्खिम से रिलेटेड दिया है। तो इमानुएल दुर्खिम के श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर तथा आधुनिक समाज जो मॉडर्न सोसाइटी पर किसके प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, इनके प्रभाव के संदर्भ में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे पहला कि दुर्खिम के अनुसार विशेषज्ञता यानी कि स्पेशलाइजेशन बढ़ने से समाज में लोग एक दूसरे से पूर्णतः कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कंप्लीट इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकते, यानी कि इन्होंने एक तरह से इंटरडिपेंडेंट निर्भरता वाली बात की और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी वाली बात की। तो आप यहाँ कंप्लीट इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात इन्होंने किया था, अभी ऊपर हमने ऑप्शन में देखा था। तो ये तो गलत हो गया पहला। दूसरा, श्रम विभाजन जो डिवीजन ऑफ लेबर है आधुनिक समाज में एक नई प्रकार की एकता ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी को जन्म देता है। ये बात सही है कि जब भी यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है तो अलग ऑर्गेनिक डिवीजन हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे कहीं नोएडा गुड़गांव में इलेक्ट्रॉनिक वाला डिवीजन हो जाता है, कहीं पे आप देखेंगे इंडस्ट्री वाला डिवीजन हो जाता है, इस तरह से। उसके बाद तीसरा यहाँ पे है, दुर्खिम ने चेतावनी दी कि अत्याधुनिक सामाजिक परिवर्तन जो है रैपिड सोशल चेंज से विसंगत यानी कि एनोमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विसंगत की स्थिति यहाँ पे हो ही रहा आजकल, मतलब कि जब तेज़ी से विकास होगा तो वहाँ पे डायरेक्शनलेस भी महसूस होगा, यानी कि व्यक्ति दिशाहीन भी हो सकते हैं, तो ये भी है। तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए स्टेटमेंट बेस है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिक सामाजिक परिवर्तन यानी कि मॉडर्न सोशल चेंज के पारिवारिक जो फैमिली एवं समुदाय कम्युनिटी और प्रणालियों पर पड़े प्रभाव को सही रूप से दर्शाती नहीं है। अब यहाँ पे दर्शाती नहीं है ये बताना है कि अब इसमें देखा जाए सबसे पहला हमने ऑप्शन देखते हैं, पारंपरिक संयुक्त परिवार
प्रणाली जो था, मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम का तेज़ी से घटना। ये सही बात है। जो जॉइंट फैमिली है आजकल 2-3 ही लोग रह रहे हैं। पहले बड़े बड़े फैमिली होती है, 10-12 ऐसे फैमिली एक घर में होते थे। तो ये तो बात सही है पहला। दूसरा यहाँ पे आते हैं ऑप्शन कि एकल परिवार न्यूक्लियर फैमिली तलाक के मामले में वृद्धि लाती है। ये भी बात सही है कि अगर एकल फैमिली होता है, जो मॉडर्न लाइफ है आजकल, उसमें सोशल चेंज हो रहा है, उसमें तलाक ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। इसके बाद देखा जाए सामूहिक हित, जो कलेक्टिव इंटरेस्ट था, सामुदायिक सहयोग, कम्युनिटी कोऑपरेशन में अभूतपूर्व वृद्धि हुआ है। ये कहाँ भैया, ये तो गलत है। ये सब कहाँ हो रहा है, मतलब इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे हो रहा है, व्यक्तिवाद पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे कलेक्टिविज्म कहाँ पैदा हो रहा है, ये नहीं आ रहा, तो ये हट गया, ये गलत हो गया है, ये ऑप्शन हो गया। यहाँ समाज में इंडिविजुअलिज्म की भावना का प्रबल होना, यानी कि व्यक्तिवाद यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मतलब सेल्फ रिलायंस की बात हो रही है, हमेशा पर्सनल फ्रीडम चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म कर रही है, एकतावाद, अनेक व्यक्तिवाद पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं हमें ढूंढना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन, मैचिंग टाइप का है, इसको मैच करते हैं। इसमें संप्रेषण की घटक है और विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, उसको डायरेक्ट पढ़ते हैं। कुछ मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो संकेतीकरण, इनकोडिंग। अब इनकोडिंग देखा जाए, इसमें से कौन मैच हो जाएगा इनकोडिंग में? तो इनकोडिंग में से क्या हो, जैसे विचार, शब्द जो हो गए, वर्ड, संकेत या चित्र जो होता है, इमेज के माध्यम से संदेश यानी कि मैसेज में बदलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, इनकोडिंग कहलाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि संकेत को भेजने योग्य प्रारूप में बदलना, उसे हम लोग इनकोडिंग बोलते हैं। पहला यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड। ठीक है। दूसरा यहाँ पे विसंकेतीकरण यानी कि डी कोडिंग क्या कहते हैं। डी कोडिंग में क्या होता है, जो रिसीवर होता है द्वारा संदेश का अर्थ मीनिंग समझने की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, डी कोडिंग कहेंगे। मतलब कोई हमने मान लीजिए फ्लावर भेजा, वो व्यक्ति समझ गया फ्लावर का मतलब क्या है, तो वो क्या हो गया, वो डी कोड किया, हमने उसे इन कोड कर दिए थे। बस यही समझना। कोई जैसे हम लोग मैसेज भेजते हैं, ठीक है, सेंड करते हैं इन कोडिंग के रूप में, वहाँ डी कोड करके मिल जाता है। तो दूसरा डी कोडिंग में यहाँ पे क्या आता है, प्राप्तकर्ता जो रिसीवर होता है वो संकेत को समझ जाता है, तो यहाँ पे थर्ड हो जाए। प्रेषक, सेंडर क्या होता है, सूचना, जो इन्फॉर्मेशन, विचार, आइडिया का मूल जो सोर्स होता है उसे हम लोग प्रेषक यानी कि सेंडर बोलते हैं। तो मूल सोर्स कौन होगा, तो यहाँ पे जो इसका मूल सोर्स है सूचना का, विचार, जन्म जहाँ से होता है उसे सेंडर बोलते हैं। और डिस्टोरेशन जो होगा, विकृति जो होता है, विकृति में क्या होगा, ये विकृति है। ठीक है। तो डिस्टोरेशन, जब संदेश मैसेज का अर्थ सही रूप से समझा न जाए, उसका गलत मतलब निकाल दिया जाए या मतलब समझने योग्य न हो, तो इसी के डिस्टोरेशन बोलते हैं। फोर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको ए मिल जा रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर का, संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन के जो यहाँ पे है कि साइक्लिक मॉडल, चक्रीय मॉडल के अनुसार निम्नलिखित चरणों के कालानुक्रम में आप सही इसे अरेंज करिए। तो देखा यहाँ पे मैच करना है, तो हम इसे देखते हैं। सबसे पहला कौन आएगा, तो सबसे पहला देखा जाए आपका आ जाता है प्रेषक, संदेश यानी कि सेंडर आ जाएगा। तो सबसे पहला फोर्थ है, सेंडर हो गया, ये ऑप्शन ही मैच है। और उसके बाद आता है इनकोडिंग, सेंडर के बाद इनकोडिंग आ जाएगा, इनकोडिंग। सेंडर के बाद देखा जाए इनकोडिंग आ जा रहा। उसके बाद आपका आ जाएगा फर्स्ट रिसीवर आ जाएगा। इसमें रिसीवर आपको ये ऑप्शन दिए हुए थे, इसी को अरेंज करना है। यहाँ पे अरेंज है इसमें। तो पहला सेंडर हो गया, इनकोडिंग हो गया, रिसीवर हो गया, उसके बाद डिकोडिंग हो गया, फिर यहाँ पे फीडबैक आ जाता, थर्ड लास्ट में फीडबैक आ जाता। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, जैसे सेट वगैरह में भी आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन। तो वहाँ पे ऐसे कम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में रहेगा, आपको आर्डर बताना है। ठीक है, ये साइक्लिक मॉडल इन्होंने लिख दिया है। तो सबसे पहले सेंडर होंगे, फिर इनकोडिंग होंगे, फिर रिसीव करेगा, फिर रिसीवर डिकोड करेगा, फिर उसके बाद फीडबैक देगा। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे
परसुएशन से रिलेटेड है, यानी कि अनुनयन से है कि भय अपील है, फियर अपील है, तकनीकी के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित है। तो जो परसुएशन है, भय अपील में कौन सा यहाँ पे घटक होता है, तो इसको देखते हैं। पहला फेयर तो होगा ही, फेयर तो होगा ही। दूसरा देखते हैं जो थ्रेट होते हैं, खतरा, ये भी रहेगा, फेयर खतरा, ठीक है। विकृति, यहाँ डिस्टोरेशन नहीं होगा। प्रभावीकरण यानी कि इफिकेसी भी होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ कौन सा है, बी ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ है। तो फेयर में क्या होगा, मतलब कि बिहेवियर में परिवर्तन लाना, जैसे संभावित खतरे का डर उत्पन्न होना। थ्रेट में क्या होगा, रिस्क होगा, रिस्क की जानकारी देना। इफिकेसी में क्या होगा, यह विश्वास दिलाना कि व्यक्ति उचित कदम, करेक्ट एक्शन उठाकर खतरे से बच सकता है, ऐसा। डिस्टोरेशन यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का है। अब देखिए, प्राप्तकर्ता जो रिसीवर की भूमिका तथा संदेश प्राप्त यानी कि मैसेज रिसेप्शन की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो आता है यहाँ पे सोशल साइकोलॉजी में, उससे क्वेश्चन है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, संदेश प्राप्त के बाद जो डिकोडिंग होता है, विसंकेतीकरण होता है कि प्रक्रिया स्टेट होती है, मतलब सही बात है, संदेश प्राप्त के बाद ही डिकोडिंग होता है, ये पहला बात सही है। दूसरा देखा जाए, यहाँ पे दिया है, यदि प्राप्तकर्ता संदेश को न समझ पाए तो उसे प्रभावीकृत यानी कि इफिकेसी कहते हैं। ये नहीं, ये तो गलत लिखा है, इफिकेसी तो प्रभावीकृत थोड़ी होता है, डिस्टोरेशन, ठीक है, तो ये गलत हो गया। प्रभावी संदेश जो इफेक्टिव मैसेज वही है जो इच्छित भाव यानी कि डिजायर इफेक्ट उत्पन्न करता है, उसी को, यानी कि फर्स्ट यानी कि थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही मिल रहा है। नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो 17 नंबर का क्वेश्चन भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम जैसे ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया और सोशल मीडिया हो गया, ये सब यहाँ पे आपको मैच करना है। तो ईमेल, सोशल मीडिया, ये सब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है, यानी कि माध्यम है। दूसरा ब्रॉडकास्ट मीडियम जो हो गया, ब्रॉडकास्ट मीडियम में ज़्यादातर टेलीविज़न और रेडियो आते हैं, ठीक है, तो टेलीविज़न, रेडियो हो जाएगा, पहला मैच होगा। आमने सामने के जो संप्रेषण, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा, उसे हम लोग क्या पर्सनल मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बोलते हैं, पर्सनल मीटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बोलते हैं। दूसरा, और लिखित माध्यम, रिटन मीडियम क्या होता है, लेटर, नोटिस, सर्कुलेशन, ये सब होता है। तो यहाँ पे आप मैच हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन। ये भी कम्युनिकेशन प्रोसेस से ही मतलब रिलेटेड है, यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारकों को सम्मिलित कीजिए। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया है कि जो संकेतन होता है, मतलब सिमिलरिटी बिटवीन इनकोडिंग और डिकोडिंग, यानी कि संकेतन या इनकोडिंग और यहाँ डिकोडिंग जो होगा, विसंकेतन की एक रूपता। तो इनकोडिंग जो डिकोडिंग का होता है, इसकी एक रूपता क्या होता है कि मैसेज का सही अर्थ समझ जाना, ठीक है, तो इसमें मैसेज का सही अर्थ समझ जाना वही होता है, सही है। और संदेश की जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैसेज के अनुसार चैनल की उपयुक्तता, जो चैनल का मतलब यहाँ उपयुक्तता होता है, उसी को कॉम्प्लेक्सिटी, उचित, तो ये भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा आते हैं, प्रक्रिया के दौरान भौतिक या तकनीकी जो शोर होता है, नॉइज होता है, वो भी एक तरह से यहाँ पे इफेक्टिवनेस को प्रभावित करता है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सटर्नल सप्लायर जो होता है की नीति, एक्सटर्नल सप्लायर की नीति यहाँ पे उसके कम्युनिकेशन प्रोसेस को मतलब इफेक्टिवनेस से प्रभावित नहीं करता, तो ये फोर्थ नहीं होगा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर का जो वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के दौर में व्यावसायिक जो संप्रेषण है, बिजनेस कम्युनिकेशन के महत्व
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो ग्लोबलाइजेशन के रिस्पेक्ट में तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बेहतर संचालन जो बेटर मैनेजमेंट है से मुनाफा प्रॉफिट बढ़ता है, जिसका लाभ केवल प्रबंधन मैनेजमेंट को मिलता है। ऐसा नहीं है केवल मैनेजमेंट को नहीं मिलता है, ठीक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट को मिलता है, कस्टमर को भी मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब को मतलब पूरे कम्युनिकेशन में, बिजनेस कम्युनिकेशन में फ़ायदा मिलता है। एक तरह से ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे वैसे भी केवल आ गया तो गलत ही हो जाता है सोशल में। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ऑप्शन स्टेटमेंट देखते हैं तीसरा नंबर का। यहाँ पे दूसरा नंबर का स्टेटमेंट मिसिंग है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा इसे मान लेते हैं, इसे तीसरा मान लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तब सही हो जाएगा। इसके माध्यम से ग्राहकों कस्टमर के ऑर्डर और शिकायत कंप्लेंट का त्वरित निस्तारण क्विक रिडक्स मतलब रिजोल्यूशन संभव होता है, ये सही बात है। स्पष्ट निर्देश यानी क्लियर इंस्ट्रक्शन और मार्गदर्शन गाइडेंस कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट में स्फूर्ति मोटिवेशन बनाए रखता है। तो ये आपका दूसरा हो गया ऑप्शन पहला, और दूसरा यहाँ पे करेक्ट है, पहला गलत है, सॉरी दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पे वेस पैकार्ड जो थे मनोवैज्ञानिक थे, विचारक थे, और उनके सिद्धांत के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है वेस पैकार्ड। तो वेस पैकार्ड ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे हिडन परसूडर्स बोला जाता है, मतलब छिपे हुए अनुनादन, परसुएशन तथा मतलब विज्ञापन, जो मतलब एडवर्टाइजिंग तकनीक का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो इनका जो यहाँ पे मैच करने का होगा, मतलब एक आप 2 मिनट मैच कर सकते हैं, हिडन परसूडर मतलब बोला गया, तो ये आपका पहला दूसरा हो गया। तो इसमें ऑप्शन थोड़ा सा दूसरे तरह से मैच है, तो आप देख सकते हैं लियोन फेस्टिंगर के बारे में कहा जाए तो लियोन फेस्टिंगर कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी दिया था, यानी कि संगत्यात्मक विसंगति जो था। तो संगत्यात्मक विसंगत जो है ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद मैकग्रावर जो है, मैकग्रावर बेसिकली लीनियर मॉडल ऑफ परसुएशन इन्होंने दिया था, लीनियर मॉडल ऑफ परसुएशन ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जायोक है, जायोक ने क्या दिया था, मेयर एक्सपोजर दिया था, मेयर एक्सपोजर यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ये आप मैच कर सकते हैं, ऑप्शन थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये आप मैच करिए। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन में। अब 21 नंबर के क्वेश्चन में हम देखते हैं कि परसुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे 21 फिर से आ गया है, तो ये कट कर देते हैं। तो 21 नंबर का देखते हैं कि कम आत्मसम्मान, ठीक है, लो सेल्फ स्टीम वाले लोग संदेश को आसानी से समझ लेते हैं और उस पर तुरंत विश्वास भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो तुरंत विश्वास कर लें, ठीक है, ये वाली बात तुरंत समझ जाए तुरंत विश्वास कर लें। तो इसमें तो पहला ऑप्शन एक तरह से आप यहाँ पे गलत कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे दिया कम आत्मसम्मान लो स्टीम वाले लोग संदेश को आसानी से समझ लेते हैं और उस पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैकग्रावर का मतलब थियरी है, कम आत्मसम्मान लो सेल्फ स्टीम वाले लोग संदेश को समझने में अपेक्षाकृत क्या करते हैं, कठिनाई अनुभव करते हैं। तो यहाँ पे कठिनाई तो नहीं लिखा है, आसान लिखा है, तो इसलिए आसान लिखा है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। दूसरा यहाँ पे है उच्च आत्मसम्मान, हाई सेल्फ स्टीम वाले लोग संदेश को समझते हैं लेकिन उसे चुनौती देने और विरोध करने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। ये बात सही है कि अगर हाई स्टीम वाले होंगे तो अपने विचार पर अधिक विश्वास रखते हैं और संदेश की चुनौती और माध्यम, जैसे मीडियम ऑफ सेल्फ स्टीम वाले व्यक्ति क्या होते हैं, मीडियम ऑफ सेल्फ स्टीम वाले, तो ये अनुभव के लिए सबसे अधिक अनुकूल होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ही सही होगा, पहला तो गलत हो गया, तो यही आपका मैच होगा सेकंड थर्ड, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे 22 नंबर का।
अब 22 नंबर में क्वेश्चन में दिया है, ये एडवर्टाइज में AIDA मॉडल को यहाँ पे बता रहे हैं। तो AIDA का हम फुल फॉर्म भी बताएंगे, क्योंकि ये AIDA का फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में आ सकता है। AIDA मतलब A मतलब अटेंशन होता है, ये मतलब ध्यान आकर्षित करना, और I का मतलब होता है इंटरेस्ट होता है। कोई भी जब आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो मतलब आपको इंगेज करने का ये IDA मॉडल होता है, मतलब कि इसी के बेस पे काम करता है। अटेंशन होना चाहिए, उसमें रुचि पैदा करना। तीसरा मतलब डिजायर, इच्छा जागृत हो उसे जानने का। और फिर ए क्या होगा, एक्शन, उसे क्रिया मतलब कि खरीदारी करने का, मतलब उसे मन करे या जानने का मन करे। तो यहाँ पे AIDA मॉडल यही है कि अटेंशन, इंटरेस्ट, फिर डिजायर आ जाएगा, फिर एक्शन आएगा। तो उसी के बेस पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मैच करना है। तो पहला यहाँ पे आता है कि इच्छा जागृत करना, जो डिजायर होता है, इसे हम मैच करते हैं। तो किससे मैच होगा यहाँ पे, तो एक मिनट, ये मैचिंग का थोड़ा सा दूसरा पार्ट, मतलब कि नहीं, ये आपको सिस्टमेटिक मैच करना है। तो AIDA का सबसे पहला क्या आ जाएगा, ए आएगा। ये वाला कहाँ पे है, तो सेकंड हो जाएगा। सेकंड तो आपको ये वाले ऑप्शन में नहीं है, इन दोनों में है। सेकंड दोनों में आ गया, ठीक, ये सेकंड। उसके बाद इंटरेस्ट आना चाहिए, अभी हमने बताया I मतलब इंटरेस्ट, फोर्थ आ गया। और उसके बाद फर्स्ट डिजायर हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या होगा, एक्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे मैच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 23 नंबर के। अब यहाँ पे लियोन फेस्टिंगर के जो संज्ञात्मक विसंगति है, कॉग्निटिव डिसोनेंस के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी मान्यताओं, बिलीव को बचाने हेतु किन रक्षात्मक तंत्रों यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। तो लियोन फेस्टिंगर के अनुसार जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है, उसमें बोल रहा है कि अपनी जो मान्यताओं को बचाने के लिए कौन से यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया जाता है, उसी को यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे है सेलेक्टिव एक्सपोजर, यानी कि चयनात्मक प्रदर्शन। अब सेलेक्टिव एक्सपोजर क्या होता है, यह केवल वही जानकारी देखता है जो उसके विचार से मेल खाता है, उसे हम लोग सेलेक्टिव एक्सपोजर बोलते हैं, मतलब सेलेक्टिव, चयनात्मक होना चाहिए। दूसरा चयनात्मक सेलेक्टिव परसेप्शन, एक एक्सपोजर है, दूसरा परसेप्शन। यह सूचनाओं की अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या करता है, ठीक है। ये इसमें परसेप्शन में जो सूचना उसे मिलेगा, अपने परसेप्शन के अनुसार उसकी मतलब एक्सप्लेनेशन करेगा। नेक्स्ट हम पहले ही बता दे रहे हैं, फिर इसको मैच करेंगे। चयनात्मक प्रतिधारण जो सेलेक्टिव रिटेंशन है। अब सेलेक्टिव रिटेंशन में क्या होगा, सेलेक्टिव रिटेंशन मतलब क्या होगा, यह उन्हीं बातों को याद रखता है जो उसकी मान्यताओं का समर्थन करता है या करती है, ठीक है। उसे हम लोग रिटेंशन बोलते हैं, उन्हीं को मतलब एक तरह से समर्थन करेगा जो उनके मतलब परसेप्शन से मैच खाता है, ऐसा कह सकते हैं। तार्किक वस्तुनिष्ठ जो लॉजिकल ऑब्जेक्टिव होता है, यह रक्षात्मक प्रक्रिया के मतलब भाग नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया। तो इसमें देखा जाए कि आपको ऑप्शन फोर्थ को छोड़ के सारे सही होंगे, 1 2 3, तो बी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैचिंग टाइप का ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी दिया गया पहला बामेस्टर और लीरी, बामेस्टर और लीरी के बारे में दिया है। बामेस्टर और लीरी किससे रिलेटेड थे, संबद्ध है। ये एप्लीकेशन की आवश्यकता को सार्वभौमिक आवश्यकता यानी कि यूनिवर्सल मतलब कि नीड माना, यूनिवर्सल नीड कह सकते हैं, UN। तो इसमें देखा जाए यूनिवर्सल नीड कौन हो जाता है, फोर्थ आ जाता है यूनिवर्सल नीड, सार्वभौमिक आवश्यकता माना गया है इनके अनुसार, बामेस्टर और लीरी के अनुसार। दूसरा आता है कॉलिन्स एवं फिनी के अनुसार, कॉलिन्स एवं फिनी के अनुसार जो डिसमिसिंग एविडेंट यानी कि संबंध शैली का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, सेकंड वाला डिमिसिंग और एविडेंट, इसको मतलब यहाँ पे करेंगे। इसके बाद
कार्बोल एंड गेबल, कार्बोल गेबल के अनुसार देखा जाए इनका संबंध एक्सप्रेशन एफिलिएशन से है और कल्चर से भी है। तो इसमें सांस्कृतिक रूप और भिन्न अभिव्यक्ति यानी कल्चरल डिफरेंस एक्सपोजर है। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे ओ कॉर्नर है। ओ कॉर्नर कौन थे? ओ कॉर्नर सोशल कंट्रोल यानी कि ऑप्शनल बैलेंस की बात करते हैं। यहाँ पे इष्टतम संतुलन ऑप्शनल बैलेंस की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे मैच करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा पहला आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है और एक तरह से हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन। और देखा जाए यहाँ पे दिया है स्वास्थ्य अवधारणाएं और उसके परिभाषा। तो हेल्थ का परिभाषा तो बहुत बार आ गया है, तो यहाँ पे भी कर लेते हैं। हेल्थ क्या होगा? WHO के अनुसार जो हम लोग फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग को ही क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। ये तो आपको याद ही होना चाहिए, एग्जाम में आता है। तो ये का फोर्थ हो गया, यानी कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से मतलब वेलबींग, पूर्ण कल्याण की स्थिति में होना चाहिए। पहला का ए का आपका फोर्थ हो गया। तो ये ऑप्शन तो 2 कैंसिल हो गया। इलनेस, रुग्णता क्या होता है? ये भी हमने डिटेल में व्यक्त किया कि व्यक्ति द्वारा स्वयं अस्वस्थ महसूस करने का व्यक्तिगत अनुभव जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रुग्णता बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका थर्ड, यानी कि थकान, अस्वस्थ महसूस करने का व्यक्तिगत जो पर्सनल अनुभव होता है उसी को हम लोग रुग्णता बोलते हैं। सिकनेस, अवस्था जो होता है सिकनेस, और इसमें समाज एवं संस्कृति द्वारा बीमारी को देखने का जो दृष्टिकोण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिकनेस बोलते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा सेकंड आ जाएगा, बीमार के प्रति सामाजिक और सांस्कृतिक जो सोशल कल्चरल धारणा है। और रोग जो होता है डिजीज, और मतलब आप जानते हैं शारीरिक मनोवैज्ञानिक खराबी जो होता है, यानी कि पैथोलॉजिकल पहचान इससे किया जा सकता है। जो जर्म थ्योरी आता है इसमें आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका मिल गया कौन सा? पहला ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोवैज्ञानिक एवं उनकी दी गई परामर्श जो काउंसलिंग की परिभाषाओं के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। तो ये आपको दिया हुआ कौन सा युग्म इसमें सही है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आते हैं कार्ल रोजर। कार्ल रोजर्स ने सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सेल्फ का विकास किया। तो कार्ल रोजर जो थे ये मतलब जो क्लाइंट सेंटर परामर्श देते थे। क्लाइंट सेंटर परामर्श में आपको यहाँ पे सेल्फ का विकास एक तरह से यहाँ पे डेवलप किया। तो ये ज़्यादातर मतलब कि व्यक्ति केंद्रित मतलब परामर्श कार्ल रोजर देते थे। तो पहला यहाँ पे तो सही है। दूसरा पीटरसन है, अधिगम उन्मुख प्रक्रिया यानी कि लर्निंग ओरिएंटेड, जिसका उद्देश्य समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट का सुदृढ़ स्वस्थ बनना। तो इसमें देखा जाए आपको ये सेकंड वाला तो सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो थे पीटरसन ऐसा नहीं बताते थे। पीटरसन बेसिकली जो संबंध अधिगम उन्मुख प्रक्रिया को प्रेरित नहीं करते थे, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं पेप्सिकी और पेप्सिकी। ठीक है, पेप्सिकी और पेप्सिकी जो थे ये व्यवहार बिहेवियर में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाले पेशेवर प्रोफेशनल यहाँ वार्तालाप करते थे। ये तो सही है कि इन्होंने परामर्श को व्यवहार परिवर्तन हेतु पेशेवर प्रक्रिया बताते थे इन्होंने। तो फर्स्ट यहाँ पे सही हो गया, थर्ड सही हो गया, फोर्थ को देख लेते हैं। तो फर्स्ट थर्ड तो सही हो। गुड, अब गुड देखा जाए कि ये बेसिकली इंटरपर्सनल प्रक्रिया से रिलेटेड नहीं थे इनका। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड सही होगा, फर्स्ट थर्ड बी में सही है। नेक्स्ट आते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन में, रोग जो उत्पन्न के सिद्धांत जो कॉज ऑफ डिजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों और उग्म पर गलत सुमेलन करना है। जो रॉन्ग है उसे आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं मतलब कॉजेशन ऑफ डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आप पहले पढ़ते हैं, अलौकिक जो सिद्धांत है सुपर नेचुरल थ्योरी, रोगी को बुरी आत्माओं का प्रकोप माना जाता था। ये बात सही है, ऐसा बोलते थे वो। ठीक है, उसके बाद जो कीटाणु सिद्धांत है जो यहाँ पे जर्म थ्योरी है,
प्रत्येक बीमारी के पीछे एक विशिष्ट सूक्ष्म माइक्रोब होता है, ये भी जर्म थियरी का ही एक है। उसके बाद महामारी विज्ञान जो एपिडेमियोलॉजिकल थ्रेड हो, गैर संचारी रोग के लिए कई कारकों का जटिल जाल है। ये गैर ज़्यादातर ये कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा सी। अब उसके बाद डी पर आते हैं आगे, कारणों का जाल जो वेब ऑफ कॉजेशन है, बीमारी पैदा करने वाले कई कारकों का एक साथ मिलना होता है, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन गलत होगा, गलत हमें चूज करना था, तो यही सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 27 नंबर के। 28 नंबर पे आते हैं इसमें। अब इसमें देखा जाए जो मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होते हैं, जिसे हम लोग मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर बोलते हैं, MLHP, जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, मतलब कि जो CHO होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है, कि प्रमुख जिम्मेदारी में क्या शामिल नहीं है, उसके प्रमुख जिम्मेदारी में क्या शामिल यहाँ पे नहीं है, ऐसा यहाँ पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, ये तो उसका काम ही है। दूसरा देखा जाए कि बायोमेडिकल कचरे जो होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट का निपटान यानी सुनिश्चित कराना, ये भी सही है, ये भी उसका काम रहता है, ये भी कराना रहता है। योग्य जोड़ों की स्थानीय नसबंदी के लिए शल्य चिकित्सा करना, ऐसा काम इसका नहीं रहता है, ठीक है, कि स्टेरिलाइजेशन वगैरह के यानी कि रेफर करना, ऐसा मतलब नहीं है। इसके बाद देखा जाए डी क्या, खतरे के संकेतों की पहचान पर मरीज को रिफ़र करना, ये भी सही है। तो आपका ए, बी और डी सही है, बाकी आपका सी यहाँ पे गलत है, यही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि गलत आपको चूज करना है। 29 नंबर के क्वेश्चन। अब इसमें परामर्श जो काउंसिल की विशेषताओं के संबंध में जो रिचर्ड नेल्सन जोन्स थे, रिचर्ड नेल्सन जोन्स के अनुसार गैर मानक कार्य जो नॉन नॉर्मेटिव टास्क में क्या शामिल है, नॉन नॉर्मेटिव टास्क में क्या शामिल है। तो नॉन नॉर्मेटिव टास्क में यहाँ पे पहले हम ऑप्शन आते हैं क्या शामिल, तो इसमें अचानक आई विकलांगता, दुर्घटना और समान, ये इस तरह से मतलब इसमें आ जाता है नॉन नॉर्मेटिव टास्क में, मतलब अनएक्सपेक्टेड जो होता है, यानी कि पर्सनल स्पेसिफिक होगा ज़्यादातर, या सामान्य जीवन से के क्रम में कोई भी बाहर से कुछ आ जाता है, वो आता है, मतलब एक्सीडेंट वाला हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, गंभीर बीमारी हो गया, नौकरी छूट जाना, ये सब नॉन नॉर्मेटिव टास्क के अंदर आते हैं। तो यही आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन को, और ये भी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। इस टॉपिक में मैचिंग टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि थोड़ा सा कम क्वेश्चन में ज़्यादा पार्ट आपको कवर करना है, जिसे आप इतना ही रिवाइज करिए तो आपके लगभग इससे क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी आप जैसे कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन हो गए वो आप कर ही लेंगे, बस आपको थोड़ा सा जो थिंकर होते हैं और जैसे और भी थियरी हो गया, डिफिनीशन हो गया, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वही यहाँ पे रखे गए हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे पहला है चिकित्सा पद्धति है, यानी कि अस्तित्ववादी जो चिकित्सा है, एक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो होता था। अब एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो था, अब मतलब जिसे हम लोग लोगोथेरेपी भी बोलते हैं, लोगोथेरेपी भी इसे बोला जाता है, लोगोथेरेपी के प्रमुख जो प्रवर्तक थे ये विक्टर कह सकते हैं फ्रैंकल थे, जिन्होंने जीवन के अर्थ मीनिंग ऑफ लाइफ पर बल दिया। तो इसके जो प्रवर्तक थे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो लोगोथेरेपी होता है, इसके प्रवर्तक आपको यहाँ पे विक्टर मिलते हैं फ्रैंकल। तो पहला यहाँ पे फर्स्ट मिल जाएगा, यही है ना, विक्टर फ्रैंकल। नेक्स्ट आते हैं जो नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे गस्टल थेरेपी है। गस्टल थेरेपी हम कई बार बात किए, इसमें प्रकाश जो था बेसिकली फ्रिंटेज पर्स ने दिया था। फ्रिंटेज पर्स कौन हो गया, सेकंड हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद जो लेन देन विश्लेषण है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस वाले पार्ट हैं, तो इसमें एरिक बर्नर थे,
तो एरिक बर्नर आपके फोर्थ हो जाएगा। और संज्ञात्मक भावनात्मक जो चिकित्सा होता है, जिसे हम लोग यहाँ पे REBT बोलते हैं, जिसको अगर हम पूरा कंप्लीट करें तो इसे हम लोग रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी बोला जाता है, ठीक है। इसे अल्बर्ट इली ने दिया था, तो ये आपका मैच हो गया, इसे आप कर लीजिएगा करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 31 नंबर के। अब 31 नंबर के क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे काउंसलर दिया कुछ प्रमुख लक्षण एवं विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, इसको स्टेटमेंट आपको सही करना है। सबसे पहला यहाँ पे रिचर्ड नेल्सन के अनुसार परामर्श जो व्यक्ति के बेहतर समायोजन एडजस्टमेंट बनाने की एक सहयोगी हेल्पिंग प्रक्रिया है, तो ये बात तो सही है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे परामर्श उद्देश्य जो क्लाइंट और स्वनिर्भरता होता है, सेल्फ रिलायंस जो होता है, आत्मनिर्भर का विकास करना नहीं है, ऐसा तो गलत हो गया। तीसरा कार्ल रोजर के अनुसार परामर्श व्यक्ति की स्व प्राप्ति यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की क्षमता को उभारने का उपयुक्त वातावरण हो, तो आपको फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड आपको बी ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 32 नंबर के। इसमें आपको योग दर्शन, योग फिलॉसफी के पंचकोश सिद्धांत जो पंचकोश थेरेपी के संबंध में आपको मैच करना है। तो आते हैं, इसको करते हैं। पहले यहाँ पे प्राणायाम कोष दिया है। अब प्राणायाम कोष किससे मैच कर सकते हैं, इससे क्या होगा, ऊर्जा और जो प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है एक तरह से प्राणायाम, तो इसमें आपका मैच हो जाएगा। पहला का थर्ड कह सकते हैं, मन में इंद्रियों और जुड़ा आवरण, यहाँ पे आनंद का आवरण और शरीर में संबंध पैदा करता है, तो ये तो यही आपका इंटेलेक्चुअल वाला। और इसमें मन कोष जो होता है, मन कोष का मन विचार और भावनाओं से संबंधित होता है, मन विचार और भावनाओं से इससे जुड़ा होगा, ठीक है। इसके बाद विज्ञानात्मक कोष जो होगा, विज्ञानात्मक विवेक और ज्ञान बुद्धि वाला, विवेक ज्ञान बुद्धि और कहाँ से आ जाए। आनंदमय कोष जो होगा, इसमें परम आनंद ब्लेस की बात करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा। इसका आपका फोर्थ हो गया, यही ऑप्शन यहाँ पे मैच हो गया 32 नंबर का। अब 33 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, भी मैचिंग टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें मैत्री दिया है, व्यवहार के मैत्री। अब मैत्री क्या है, सुखी लोगों के प्रति मित्र पूर्ण जो फ्रेंडली बिहेवियर रखना, उसी को क्या बोलते हैं, मैत्री बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद करुणा क्या होता है, दुखी एवं पीड़ित व्यक्तियों के प्रति दया, कंपेशन रखना, ठीक है, दुखी लोगों के प्रति दया रखना, तो ये आपका पहला ऑप्शन मिल जाएगा। और मुदिता अच्छे एवं पूर्ण कार्य करने वाले को देख कर प्रसन्न करना, तो उसी को मुदिता बोलते हैं, तो इसमें आपका फोर्थ हो जाएगा। अपेक्षा में क्या होगा, दृष्ट या नकारात्मक लोगों के प्रति तटस्थता रखना, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा मिल गया, ए का थर्ड पहला ऑप्शन यहाँ पे मिल गया। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन, ये भी आपको स्टेटमेंट बेस का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं कि एंथोनी एटस के बारे में दिया है। एंथोनी एटस 1993 के 4 चरणों परामर्श मॉडल, काउंसलिंग मॉडल के संवर्धनात्मक बनाने के चरण यानी कि रिपोर्ट बिल्डिंग स्टेज में अनिवार्य तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो इसमें अनिवार्य है उसके लिए आपको यहाँ पे विचार करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, सहानुभूति जो एम्पैथी का अर्थ है परामर्शी यानी कि क्लाइंट की दुनिया को उसकी दृष्टि से समझना, ये सही बात है पहला, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखते हैं सकारात्मक पॉजिटिव रिगार्ड का अर्थ है परामर्शी को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करना, ऐसा नहीं है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड के बिना यहाँ पे तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे तीसरा देखते हैं कि सच्चाई जेन्युइननेस का अर्थ है परामर्शदाता काउंसलिंग का वास्तविक, ऑथेंटिक और ईमानदारी ऑनेस्ट
होना, तो आपका पहला और थर्ड ही हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा इनके अनुसार। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन अपना रहेगा इस लेक्चर में, ठीक है। 35 नंबर के क्वेश्चन में तो परामर्श सैद्धांतिक वर्ग जो है, जिसे हम लोग कोरे 1986 के अनुसार कि प्रमुख जो चिकित्साओं का विवरण ऐतिहासिक हिस्टोरिकल क्रम में किस मूल प्रवृत्ति का आधारित है और निम्नलिखित को उनके मूल विचार का आधार यानी कि यहाँ व्यवस्थित करना है उनके मूल। तो सबसे पहला यहाँ पे आते हैं अचेतन मन एवं बचपन की घटनाओं का विश्लेषण यानी कि मनोविश्लेषणात्मक, जिसे हम लोग साइको एनालिटिक बोलते हैं, ये पहला चरण होता है साइको एनालिटिक, तो ये पहला चरण होगा। दूसरा देखते हैं मानवीय संबंधों के गुणावस्था और वर्तमान अनुभव जो होता है यानी कि यहाँ एक्सपेरिमेंटलिटी एंड ह्यूमनिस्टिक वाला, ये दूसरा चरण होता है। मतलब इसमें एक्सपेरिमेंटल ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण देखा जाता है सेल्फ ग्रोथ के लिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो गया विचार और व्यवहार का बदलने पर नियंत्रण, मतलब केंद्रित करना। कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी हो दृष्टिकोण, जिसमें आपको नकारात्मक विचार भी आ जाते हैं और बिहेवियर वाले भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो ये हमने 35 क्वेश्चन इसमें किया और सोशल साइकोलॉजी के सारे पोर्शन इसमें सारे यूनिट कवर किए गए हैं। तो इसे अगर आप फिर से रिवाइज करके करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।